अब हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। देखो, अगर आप डीएनए को देखोगे ना, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हम बहुत ही बेसिक से समझते हैं। जिसे हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ये किसका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, जैसे ए सी जी टी, ए सी जी टी, जी सी ए, मतलब ये इस तरीके का क्या होता है। ये मान लो कि ये हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एंड ये इसके एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये जो है डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, जिससे हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए बनता है, ठीक है। ये मैं आपको ऐसी एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि डीएनए जो हमारा होता है डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है और टेम्पलेट काम करने वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट वाले को ही हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये मैं बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम एमआरएनए बनाते हैं। सपोज करो ये हमारा एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। एमआरएनए में हमें पता है कि 5 प्राइम पे क्या होता है, इसके अंदर कैपिंग हो जाती है यूकैरियोट्स पे, ठीक है। 5 प्राइम पे 7 मिथाइल की कैपिंग हो जाती है एंड 3 प्राइम पे पॉली ए टेल आ जाती है। लेकिन जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे देखो ए है तो ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमआरएनए में टी नहीं आता है, थाइमिन नहीं आता है, तो यू आ जाएगा, यू आ गया है। फिर सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देन टी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा एंड देन ए की जगह अगेन यू आएगा क्योंकि टी नहीं होता है इसमें। देन सी की जगह जी आ जाएगा, देन जी की जगह सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड, उन्हीं को ट्रांसक्राइब करके हम एमआरएनए पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एमआरएनए है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये ट्रांसक्राइब हो गया है, ठीक है। अब जो एमआरएनए के ऊपर ये जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है ना, इनको हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड करते हैं, एमआरएनए के ऊपर ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड करते हैं और इन्हीं को हम कोडॉन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, कहाँ तक पे आ गए थे हम, ए आ गया, देन हमारे पास यू आ गया, देन जी आ गया, देन सी आ गया, देन टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगेन टी की जगह ए आ जाएगा एंड जी की जगह अगेन सी आ जाएगा। तो इनको हम ऐसे ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करते हैं, यानी कि एक ट्रिपलेट जो है वो किसके लिए कोड करेगा, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। एमआरएनए एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ऐसे ये वाला एक ट्रिपलेट होगा जो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। फिर ये एक ट्रिपलेट होगा, इसको ये भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये एक कोडॉन है, फिर ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है। ट्रिपलेट्स बेसिकली कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स क्या होते हैं, दीज आर द सेट्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोडॉन बोल रहे हैं। एंड इसी एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। तो फिर ये सारे अमाइनो एसिड मिलके जो है एक हमारी पूरी जो है ये एक अमाइनो एसिड मिला, एक अमाइनो एसिड, इस तरीके से अमाइनो एसिड मिलके हमारा क्या बना लेते हैं, एक हमारा प्रोटीन बना लेते हैं। इसी को तो हम ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, कि हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन हम कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जो कि हम डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, हम जब एमआरएनए बनाया तो उस एमआरएनए पे जो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के, इनको हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड करते हैं। तो इन्हीं को हम कोडॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। तो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कोडॉन बोलते हैं एंड एक कोडॉन से हमें एक अमाइनो एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से हम रीड करके अमाइनो एसिड बनाते हैं। ये होता है हमारे पास जेनेटिक कोड, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। बट बेसिक में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में होती है, क्योंकि डीएनए से ही तो हम एमआरएनए बना रहे हैं ना, एमआरएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तब हम जाके प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एक तरीके से जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे हम जो है प्रोटीन बना रहे हैं। तो यही होता है बस जेनेटिक कोड की, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारी डीएनए में स्टोर रहती है, और यानी कि हमारे जेनेटिक आरएनए में, जब हम उससे आरएनए बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कोडॉन्स क्या होते हैं, ये सिंपल 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक कोडॉन बोल देते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड जो है 20 होते हैं, तो 22 हो गया, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन में आ गया, तो 20 अमाइनो एसिड हम लेके चलते हैं। सो बस इसमें यही है। देखो टोटल हमारे पास, अगर हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं, हमारे पास कितने होते हैं, 64 बेस ट्रिपलेट्स होते हैं टोटल, यानी कि 64 कोडॉन्स होते हैं हमारे पास। बेस ट्रिपलेट्स कोई तो एक कोडॉन बोलते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने कोडॉन
होते हैं 64। तो 64 बेस ट्रिपलेट्स हमको टोटल मिलते हैं। तो रीड बाय, जो कि राइबोसोम उनको रीड करता है, जैसे अभी मैंने बताया, ऐसे जो है ना ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन हमारे पास 64 होते हैं। ऐसे तीन तीन का जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये टोटल 64 होते हैं एंड इनको राइबोसोम रीड करता है, तब हमें जो है वो अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो राइबोसोम इन्हीं को रीड करता है, ठीक है, रीड बाय राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रिपलेट्स ऑफ बेसेस होते हैं ना, देज आर रीड बाय राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड ये बेसिकली सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि एक सिंगल अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। तो ये हमारे एमआरएनए पे इस तरीके से कोडॉन होते हैं, कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, कोडॉन 5, कोडॉन 6, इस तरीके से। एंड टोटल हमारे पास 64 होते हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो ये समझ में आया जेनेटिक कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो कोडॉन्स को जो है हम 5' टू 3' डायरेक्शन में ही रीड करते हैं, हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में ही रीड करते हैं, ठीक है। और कोडॉन के अंदर हमारे पास 20 से 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले कोडॉन होते हैं। 22 इसलिए क्योंकि सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन भी अब इसमें ऐड हो गए। 20 to 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इतने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 से 22 के लगभग होते हैं। तो कोडॉन जो है इन्हीं के स्पेसिफिक कोडॉन हमारे पास मिलेंगे, इन 20 अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। देखो एक चीज देखो ना कि जैसे अगर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं मोनोमेरिक, हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए के अंदर, आप खुद ही देखो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास एमआरएनए के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन एंड देन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन नहीं होता है, वो डीएनए में होता है। हम एमआरएनए की बात करते हैं यहाँ पे। एमआरएनए के अंदर हमारे पास कितने कोडॉन होते हैं, कोडॉन नहीं सॉरी, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं इस तरीके से कि जैसे अगर हमारे पास अगर कोडॉन हम एक न्यूक्लियोटाइड का बनाते हैं, तो अगर हम कोडॉन एक न्यूक्लियोटाइड का बनाते हैं तो हमारे पास टोटल बेस कितने हैं, 4 हैं। और अगर हम एक कोडॉन एक ही न्यूक्लियोटाइड का रखते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, 4 की पावर 1 हो जाता, यानी कि हमारे पास 4 ही कोडॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है एंड साइटोसिन है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होते हैं। एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एमआरएनए में हमारे पास क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। तो अगर हम इस तरीके से हिसाब लगाए, अगर मान लो कि अगर हम कोडॉन को सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन रख रहे हैं, हम कोडॉन एक ही न्यूक्लियोटाइड का रख रहे हैं, अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन रख रहे हैं तो 4 की पावर 1, यानी कि टोटल कोडॉन हमारे 4 ही कोडॉन बैठते, ठीक है। तो जो कि 20 अमाइनो एसिड से बिल्कुल भी मतलब रिलेटेड नहीं होते कि 4 कोडॉन से हम 20 अमाइनो एसिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, अगर हम कोडॉन रखते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड का, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन हमने बनाया, अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन बनाते हैं तो इसमें आप देखो हमारे पास 4 बेस हैं एंड टोटल हम बना लेंगे, ठीक है, 4 4 जो 16। तो अगर हम 16 कोडॉन हमारे पास होते हैं, टोटल 16 कोडॉन अगर हमारे पास है, तब भी 16 कोडॉन से क्या आप 20 अमाइनो एसिड बना सकते हो, इनफ है, नहीं है। 4 कोडॉन से तो हम 20 अमाइनो एसिड बना ही नहीं सकते, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर हम 2 कोडॉन को लेके चलते हैं, अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन बना रहे हैं, कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड ले लो, जैसे AUG हमने ले लिया, अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन बना रहे हो, 3 न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन से देखो 4 टू द पावर 3 कर दो आप, 4 4 जो 16 एंड देन 16 4 जो 64 कोडॉन। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास 64 कोडॉन होते हैं हमारे पास टोटल, तो 64 कोडॉन से क्या हम 20 अमाइनो एसिड बना सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली बना सकते हैं, मतलब इनफ होंगे ना 64 कोडॉन 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए। लेकिन चलो अब हम 4th का भी देख लेते हैं कि अगर हम इसको 4 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन बनाते हैं, AUGU, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड का अगर हम कोडॉन बना दे तो 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 256 कोडॉन। एंड अगर हम 256 कोडॉन बना रहे हैं, अगर हमारे पास 256 कोडॉन है 20 अमाइनो एसिड के लिए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर हम देखें इनमें से जो मतलब एक बेसिक एजेंडा अगर हम देखें कि जिससे हम 20 अमाइनो एसिड ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो 64 कोडॉन वाला ही सेट बैठेगा। 16 वाला कम बैठता है, 4 वाला कम बैठता है, 256 वाला तो बहुत ज्यादा बैठता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन होते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड का हम एक कोडॉन बनाते हैं, जो कि हमारे लिए इनफ होते हैं
किसके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का हम कोडॉन रीड करते हैं जो कि हमारे लिए इनफ होते हैं 20 अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करने के लिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए इनफ होते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने होते हैं 64 बेस कोडॉन होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, आई रिमेंबर, कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड, इन्होंने बोला कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड का हमारा कोडॉन होता, अगर 4 न्यूक्लियोटाइड का हमारा कोडॉन होता तो हमारे कितने कोडॉन्स होते टोटल। तो अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन होता और mRNA के पास सिर्फ 4 ही क्या हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 4 ही न्यूक्लियोटाइड का वो कोडॉन बोल रहे हैं, तो 256 कोडॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है ये याद रखना है। ठीक है, इसमें यही बुक में भी जो है इसमें भी यही गिवन है कि इस तरीके से जो है कैसे जो है एक 3 ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन जो है वो इनफ है। ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन इनफ है। तो वही इसमें गिवन है कि अगर कोडॉन 1 न्यूक्लियोटाइड का होता तो मैक्सिमम कोडॉन 4 होते जो इनफ नहीं है, नॉट सफिशिएंट फॉर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये हमारे पास सफिशिएंट है और ये भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 64 कोडॉन्स होते हैं। 61 कोडॉन सेंस कोडॉन होते हैं जो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 कोडॉन जो होते हैं नॉन सेंस कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं, यूए, यूएजी एंड यूजीए, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। और जो इनिशिएशन कोडॉन होते हैं मोस्टली एयूजी ही इनिशिएट करता है, यानी कि शुरू में AUG ही प्रेजेंट होता है। देन GUG एंड UUG रेयरली हमें फाउंड मतलब मिलते हैं, AUG मोस्टली मिलता है। स्टॉप कोडॉन जो होते हैं ये कभी कभी एज अ सेंस कोडॉन की तरह काम कर देते हैं, मतलब कभी कभी ये कोड कर देते हैं। जैसे कि UGA जो होता है ना, UGA ये सेलेनोसिस्टीन के लिए कोड कर लेता है, लेकिन इनमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर प्रेजेंट होती है ना तब ये सेलेनोसिस्टीन के लिए कोड कर सकता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। एंड ऐसे जो UAG होता है ये पायरोलाइसिन के लिए कोड कर सकता है अगर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है। तो याद रखना UGA सेलेनोसिस्टीन के लिए कोड करता है एंड UAG जो होता है वो पायरोलाइसिन के लिए कोड करता है। UGA जिसमें G आ रहा है ना गा, वो किसके लिए करता है सा, तो GA एंड सेलेनोसिस्टीन। तो UGA किसके लिए कोड करता है सेलेनोसिस्टीन के लिए, बट इसमें भी कुछ स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है दैट वी विल स्टडी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले मैं आपको जेनेटिक कोड दिखा तो दूं। ठीक है, ये है पूरा जेनेटिक कोड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 64 कोडॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लेते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड UCAG, ऐसे UCAG 4 न्यूक्लियोटाइड ले लिए। फिर यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना इस तरीके से हम बनाते हैं। देखो U एंड U मिलके क्या आ रहा है, UU आ रहा है। फिर ऐसे ही U एंड U मिलके हम UU एंड U मिलके U एंड U मिलके U। ठीक है, इस तरीके से हम जो है 4 बार इसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला होता है ना वहां पे हम लिखते हैं UCAG अगेन। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम देखेंगे U एंड C, UC 4 बार लिखेंगे। उसके बाद एंड वाली जो लाइन होती है उसमें लिखेंगे UCAG। इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर आप U एंड A लिखोगे UA एंड एंड वाली लाइन पे आप लिख दोगे UCAG। फिर इस तरीके से UG एंड देन UCAG एंड में। इस तरीके से आप जो है ये 64 कोडॉन होते हैं टोटल। 1 2 3 4 होते हैं एक बॉक्स में, ये 4 हैं टोटल। अगर आप देखोगे हमारे पास कितने हैं 64 कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 64 कोडॉन्स होते हैं। एंड अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि इन 64 कोडॉन की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड ये जैसे ये किसके लिए कोड करते हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करते हैं। फिर ये ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं। ये सारे के सारे सीरीन के लिए कोड करते हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये वाले प्रोलीन के लिए कोड करते हैं सारे, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ये सब ऐसे कोड करते हैं। ये आइसोल्यूसिन के लिए कोड करते हैं। AUG जो है वो मिथियोनिन के लिए करता है ना। और UGG जो है वो TRP ट्रिप्टोफैन के लिए करता है। ये स्टॉप कोडॉन होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, मतलब आप बना भी सकते हो खुद। आप UCAG लिखो, देन आप इधर UCAG लिखो, वर्टिकल लिखो एंड हॉरिजॉन्टल लिखो। उसके बाद आप जो है इसे 4 बॉक्स बना दो कंप्लीट। 4 बॉक्स ऐसे बना दो एंड 4 बॉक्स ऐसे बना दो। उसके बाद आपको 4 बार ये लिखना है, UU लिखना है 1 2 3 4 टाइम एंड एंड वाली लाइन में आप UCAG लिख दो अगेन। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो पूरे के पूरे 64 कोडॉन को। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऐसी इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रिपलेट कॉर्ड में होता है। ये तो पता है कि 3 कॉर्ड होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड में होता है। एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जेनेटिक कॉर्ड जो है ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे होता है ना कि जैसे ये हमारे पास कोडॉन है,
मतलब AUA, CGA, कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब ये तीन अपना अलग कॉर्ड करेंगे, तीन अपना अलग कॉर्ड करेंगे, ये तीन अपना अलग कॉर्ड करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जैसे इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक कोडॉन का, वो हम दूसरे कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड में काउंट नहीं करेंगे। इस कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड को हम दूसरे कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड में काउंट नहीं करेंगे, ये एकदम नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉमालेस होते हैं, कॉमा वोमा इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और ये डीजेनरेट होते हैं। देखो इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डीजेनरेट का मतलब क्या होता है। जेनेटिक कोड डीजेनरेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा कोडॉन से एनकोड हो सकते हैं। यानी कि जैसे डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखो, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा कोडॉन से क्या हो सकते हैं, मतलब एनकोड हो सकते हैं। जैसे CUU भी ल्यूसीन बना रहा है, CUC भी ल्यूसीन बना रहा है, CUA भी ल्यूसीन बना रहा है, CUG भी ल्यूसीन बना रहा है, UAA भी ल्यूसीन बना रहा है, UUG भी ल्यूसीन बना रहा है। तो यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होने को हम क्या बोलते हैं कि ये डीजेनरेटिव है। डीजेनरेटिव मतलब एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होता है। जैसे ल्यूसीन के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कोडॉन ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। डीजेनरेटिव का मतलब यही होता है कि कुछ अमाइनो एसिड जो है एक से ज्यादा कोडॉन जो उनके लिए कोड करता है। उसके बाद डीजेनरेट हमने देखा कि कोडॉन हमारा क्या होता है, डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कोडॉन जो है एक अमाइनो एसिड के लिए हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए, बस ये होता है डीजेनरेट कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड के लिए इतने सारे कोडॉन होते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो मैं याद करती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे SRL। ठीक है, SRL लिख लेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे SRL के बाद SRL याद रहेगा आपको, फिर हम लिख लेंगे APGTV। APGTV भी याद रहेगा अच्छे से, SRL APGTV। देन उसके बाद हम लिखेंगे आइसोल्यूसिन के लिए, तो बस ये तो याद ही करना पड़ेगा, थर्ड आइसोल्यूसिन। ठीक है, SRL APGTV आइसोल्यूसिन। उसके बाद आप देखो कि हमारे पास जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्पार्टेट होता है एंड ग्लूटामेट होता है। ठीक है, एस्पार्टेट का जो एमाइड फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामेट का होता है ग्लूटामीन। ठीक है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन। ये अगर अमाइनो एसिड आपको याद है तो ये बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है साइक HF। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद M और W एक दूसरे के उल्टा होते हैं, M और W एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आपको अमाइनो एसिड के ना वो कोड लेटर याद होने चाहिए कि जिससे हम उनको डिनोट करते हैं। ये देखो, बस ये आपको याद कर लेना है। SRL यहाँ पे आपको लिखना है 6 4 3 एंड देन 2 एंड देन 1, बस ये आपको याद रखना है। ये होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कोडॉन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कोडॉन कि ये कितने कोडॉन होते हैं इन वाले अमाइनो एसिड के लिए। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, SRL, S माने सीरीन, आर्जिनिन एंड ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन होते हैं जो इन अमाइनो एसिड के लिए, यानी कि 6 कोडॉन ऐसे हैं जो सीरीन बना सकते हैं, 6 कोडॉन ऐसे हैं जो आर्जिनिन बना सकते हैं, 6 कोडॉन ऐसे हैं जो ल्यूसीन बना सकते हैं। यानी कि डिफरेंट कोडॉन से हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड बना सकते हैं। आया समझ में। ऐसे ही APGTV के लिए 4 होते हैं। APGTV होता है एलेनिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, वैलिन। आइसोल्यूसिन के लिए 3 होते हैं। देन ये होता है एस्पार्टेट ग्लूटामेट, आर्जिनिन, ग्लूटामीन एंड साइक HF होता है। देखो साइक HF सिस्टीन, टायरोसिन, Y से, K से लाइसिन, H से हिस्टडीन, F से फिनाइलएलेनिन के लिए 2 होते हैं। एंड M और W तो एक दूसरे के अपोजिट है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए। W से हम किसको डिनोट करते हैं, ट्रिप्टोफैन। सो मिथियोनिन एंड हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है उसके लिए क्या होता है, 1 ही होता है, सिर्फ एक ही कोडॉन होता है मिथियोनिन के लिए भी एंड ट्रिप्टोफैन के लिए भी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, बस ये याद कर लेना है। SRL APGTV आइसोल्यूसिन दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, उनके अमाइड ग्लूटामीन एंड एस्पेरेजीन। एंड देन ये साइक HF
सिस्टीन, टायरोसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड फिनाइलएलेनिन, देन मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो और ये सारे इनके नंबर ऑफ कोडॉन होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो ये 6 कोडॉन होते हैं, इनके लिए 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं। तो इस तरीके से आई रिमेंबर है, ठीक है। बस आपको याद रखना है। और इसके लिए अमीनो एसिड के कोड वर्ड आपको याद होने चाहिए, उनके लेटर जिससे वो डिनोट होते हैं ना, वो याद होने चाहिए। SRL, APGTV, आइसोल्यूसिन, देन दोनों एसिडिक और उनके अमाइड फॉर्म, देन साइक-HF एंड MW। 6 4 3 2 1 इस तरीके से आई रिमेंबर इट। और डीजेनरेट का मतलब होता है कि यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन जो है एक अमाइनो एसिड बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो भी मैंने डीजेनरेसी बताया ना, इस पे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वो इस तरीके के आते हैं, जैसे हाउ मेनी डिफरेंट mRNA सीक्वेंस कैन एनकोड अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। हमें ये वाली अमाइनो एसिड सीक्वेंस दे दिया, मिथ्योनिन दे दिया, हमें ल्यूसीन दे दिया एंड हमें आर्जिनिन दे दिया। एंड इन्होंने पूछा है कि कितने डिफरेंट mRNA सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कोड कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए। तो आपको पता है कि मिथ्योनिन के लिए कितना कोडॉन होता है, एक ही होता है, हमने अभी देखा। ल्यूसीन किस में आता है, SRL 6 होते हैं ल्यूसीन के लिए, है ना, SRL। और आर्जिनिन के लिए भी 6 होते हैं। तो 6 टोटल हमारे पास आ जाएगा 36 डिफरेंट RNA सीक्वेंसेस। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस mRNA। एंड ये हमें सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। सीक्वेंस हमें क्या दे रखी है, F दे रखी है, Y, M, P एंड H, ठीक है। इसके बाद भी नहीं, हमें ये सीक्वेंस दे रखी है। इसके लिए हमें बताना है, क्या बताना है हमें, पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में पॉसिबल mRNA के कितने कोडॉन देखो इनके अंदर आप। जो फिनाइल एलेनिन होता है, टायरोसिन, मिथ्योनिन के लिए 1 है, ये हमको पता है, ठीक है। प्रोलिन किस में आता है, APGTV हमने याद किया था, प्रोलिन उसमें आता है, यानी कि इसके लिए 4 होते हैं। हिस्टिडीन किस में आता है, साइक-HF, तो उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। वाई, टायरोसिन भी साइक-HF में ही आया था, टायरोसिन, तो उसके लिए भी 2 होते हैं। एफ किस में आया था हमारे पास, AP साइक-HF, उसके लिए भी 2 होते हैं। तो आप इनको कर दो, तो ठीक है। तो आप इसको कर दो, 2 2 4, देन 4 4 16 एंड देन 16 2 32। तो इस तरीके से हमारे 32 mRNA ऐसे होंगे जो इस वाले पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जो है क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के लिए कौन कौन mRNA पॉसिबल है। तो यानी कि 32 mRNA के लिए पॉसिबल होंगे। तो इस तरीके से हम जो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, हमने डीजेनरेसी देख ली। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं टू द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। ऑलमोस्ट होता है यूनिवर्सल, कंप्लीटली यूनिवर्सल नहीं होता है। देखो ये कुछ एक्सेप्शन है, हमने बोला कि अभी जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जेनेटिक कोड के। जैसे कि हमारा, अब हम बैक्टीरियल माइकोप्लाज्मा का अगर हम जीनोम देखें, बैक्टीरिया का अगर हम जीनोम देखें, माइकोप्लाज्मा कैप्रिकॉलियम, बैक्टीरिया के जीनोम में जैसे कोडॉन हमें पता है कि UGA, हमें पता है कि ये स्टॉप कोडॉन होता है यूनिवर्सली। UGA हमें पता है कि भाई ये तो स्टॉप कोडॉन ही होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा है। देखो ये एक्सेप्शन हो गया। UGA ज्यादातर जो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे ना वो UGA कोडॉन में मिलेंगे। ऐसे अगर हम जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया DNA होते हैं ऑर्गेनल, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका खुद का DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके अंदर भी हमें पता है कि जो ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो UGA होता है, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर DNA है, वो तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोड कर रहा है, यूनिवर्सली स्टॉप कोडॉन ही होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला जो DNA होता है ना ह्यूमन के अंदर, वो भी ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। देखो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भाई बैक्टीरिया से ही तो आया है ना, अगर हम उसका पढ़े हिस्ट्री, तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तरीके से जो है बैक्टीरिया ही जो है रिसाइड कर रहा है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। वो हम पहले इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट इतना याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो DNA होता है, उसका जो UGA कोडॉन होता है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, ना कि स्टॉप कोडॉन के लिए। ऐसे ह्यूमंस में अगर हम देखें, यूनिवर्सली अगर हम देखें, AUA जो होता है वो आइसोल्यूसिन के लिए कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का DNA मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, AUA। ऐसे ही AGA एंड AGG जो है यूनिवर्सली आर्जिनिन के लिए कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA के लिए स्टॉप कोडॉन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो होते हैं AGG एंड AGG एंड AGA, जबकि ये क्या होते हैं, आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं यूनिवर्सली, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिथ्योनिन कौन कोड करता है, AUA, जो कि यूनिवर्सली आइसोल्यूसिन बनाता है। यीस्ट, ट्राइपेनोसोम एंड प्लांट का जीनोम अगर हम देखें, यीस्ट के अंदर भी UGA ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा, UGA ट्राइपेनोसोम
में भी ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा। प्लांट्स में क्या होता है, CGG जो आर्जिनिन के लिए कोड करता है यूनिवर्सली, वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा। प्लांट्स के अंदर CGG जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा, जबकि यूनिवर्सली वो आर्जिनिन के लिए करता है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई आई हैव नॉट मेड एनी ट्रिक फॉर इट, बट इजी है, देखो आप इजी से याद कर सकते हो। बैक्टीरिया के अंदर यूजीए ट्रिप्टोफैन के लिए कर रहा है, ह्यूमन ओके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यूजीए ट्रिप्टोफैन के लिए कर रहा है, यूजीए यीस्ट के अंदर भी ट्रिप्टोफैन के लिए कर रहा है, यूजीए ट्राइपेनोसोम के अंदर भी ट्रिप्टोफैन के लिए कर रहा है, यूजीए मोस्टली ट्रिप्टोफैन के लिए कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर AGG एंड AGG स्टॉप कोडॉन होते हैं जो कि यूनिवर्सली आर्जिनिन को कोड करते हैं। AUA मिथियोनिन होता है, यूनिवर्सली आइसोल्यूसिन को कोड करता है, ठीक है। UGA का तो याद ही हो गया होगा कि ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। प्लांट में CGG ट्रिप्टोफैन के लिए करता है जो यूनिवर्सली आर्जिनिन के लिए करता है ना। अब ये हमारा लास्ट रह गया, जो टेट्राहाइमेना और पैरामीशियम होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियर DNA होता है, टेट्राहाइमेना में देखो UAA स्टॉप कोडॉन है, UAG भी स्टॉप कोडॉन है, इन दोनों में ये ग्लूटामीन के लिए कोड करता है। टेट्राहाइमेना में UAA ग्लूटामीन के लिए कोड करेगा, हाइमेना, ठीक है, मतलब एंड में आ रहा है ना, हाई में ना, तो यानी कि जिसमें 2 A आ रहे हैं वो ग्लूटामीन के लिए कोड करेगा। सो टेट्राहाइमेना में UAA ग्लूटामीन के लिए करेगा, पैरामीशियम में UAG जो होगा वो ग्लूटामीन के लिए कोड करेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि हमें पता है कि भाई हमारा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है बट वो ऑलमोस्ट होता है। तो ये कुछ उसके अंदर के जो है डिफरेंसेस हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, जो कि वी शुड नो, ठीक है, पता होने चाहिए। देखो ओपन रीडिंग फ्रेम अब आ जाता है। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है, यानी कि एक रीडिंग फ्रेम जिसमें कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। among 50 और मोर कंटिन्यूस सीरीज प्रेजेंट है, यानी कि कंटिन्यूस कोडॉन प्रेजेंट है 50 और 50 से ज्यादा, लेकिन कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। बस सिंपल ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है कि जहां पे स्टॉप कोडॉन नहीं है, टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, सिंपल हमारे कोडॉन्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। देखो हमने डीजेनरेट का मतलब तो देख लिया कि यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। जैसे ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन है, सीरीन के लिए भी 6 कोडॉन है, लेकिन एक टर्म आती है अनएम्बिगुअस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ईच ट्रिपलेट स्पेसिफाई ओनली अ सिंगल अमाइनो एसिड। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि अनएम्बिगुअस और डीजेनरेटर का मतलब यही होता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, ठीक है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक जो ट्रिपलेट सीक्वेंस है ना, वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। अनएम्बिगुअस का मतलब मैं आपको बताती हूँ। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जैसे CUU जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन ही बनाएगा। ये होता है कि ये स्पेसिफिक है ल्यूसीन के लिए, CUU सिर्फ स्पेसिफिक है ल्यूसीन के लिए, यानी कि हर एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ये आइसोल्यूसिन नहीं बनाएगा, ये मिथियोनिन नहीं बनाएगा, ये ट्रिप्टोफैन नहीं बनाएगा, CUU सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन ही बनाएगा। ये होता है अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ कोडॉन, यानी कि एक ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन जो है स्पेसिफिक होता है एक अमाइनो एसिड के लिए, और एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होना मतलब डीजेनरेट होना, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए बेसिक। तो आई होप इसके हमने जो है सारे जो है नॉन ओवरलैपिंग वगैरह यूनिवर्सल देख लिया एंड डिफरेंसेस एक्सेप्शंस भी देख लिए। तो ओवरऑल जो हमारे इसके बारे में था जेनेटिक कोड के बारे में, वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।